नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार आपके साथ। मैं हूं पराक्रम सिंह। शेखावत बताएंगे आपको आज दिन भर से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें, लेकिन शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। संपन्न हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल और ऐतिहासिक यूक्रेन यात्रा। युद्धग्रस्त देश में प्रधानमंत्री ने दिया शांति का संदेश। कहा, रणभूमि में नहीं निकल सकता कोई समाधान। शांति प्रयासों में सक्रिय भूमिका निभाने को तैयार भारत। भारत और यूक्रेन के बीच कृषि और खाद्य उद्योग, चिकित्सा उपकरण, मानवीय सहायता, सामुदायिक विकास और संस्कृति के क्षेत्र में 4 समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन को सौंपा दुनिया का सबसे छोटा पोर्टेबल अस्पताल। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच हुए गठबंधन पर अमित शाह ने बोला करारा हमला। कहा, सत्ता के लालच में बार बार देश की एकता और सुरक्षा के साथ खेलने वाली कांग्रेस पार्टी के मंसूबे फिर हुए बेनकाब। राहुल गांधी से पूछे 10 सवाल। महाराष्ट्र में बदलापुर मामले को लेकर 24 अगस्त को बुलाए गए महाराष्ट्र बंद पर महाविकास अघाड़ी की किरकिरी। फैसला लिया वापस। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, बंद असंवैधानिक। महाराष्ट्र सरकार का दावा, मामले में तेजी से हो रही है कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में 60,000 से ज्यादा पुलिस कांस्टेबल पदों के लिए पहले चरण की परीक्षा संपन्न। हाई अलर्ट पर पुलिस प्रशासन। किसी भी तरह की गड़बड़ी और धांधली से बचने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। भारत और अमेरिका ने आपूर्ति व्यवस्था की सुरक्षा और संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में समझौता ज्ञापन पर किए हस्ताक्षर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वॉशिंगटन में प्रवासी भारतीयों को किया संबोधित। कहा, भारत और अमेरिका मिलकर वैश्विक शांति और समृद्धि कर सकते हैं सुनिश्चित। नेपाल में भीषण सड़क हादसे में गई 25 से ज्यादा भारतीयों की जान। तनहुन जिले में नदी में गिरी 40 लोगों से भरी भारतीय यात्री बस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर जताया शोक। कहा, भारतीय दूतावास प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता कर रहा है प्रदान। विदेशी मुद्रा भंडार में जोरदार उछाल। $4.54 बिलियन बढ़कर $674.66 अरब हो गया रिजर्व। आरबीआई के गोल्ड रिजर्व में भी शानदार बढ़त। $865 मिलियन की बढ़ोतरी के साथ $60 बिलियन के पार जा पहुंचा गोल्ड रिजर्व। और सुर्खियों के बाद आइए अब खबरों पर नजर डालेंगे विस्तार से। और सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूक्रेन दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बीच वार्ता में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमति बनी। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को भविष्य में व्यापक साझेदारी से रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने की दिशा में काम करने में पारस्परिक रुचि व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर सहित क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के सम्मान जैसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों को बनाए रखने में सहयोग बढ़ाने के लिए अपनी तत्परता दोहराई। वार्ता के दौरान भारत ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से शांतिपूर्ण समाधान पर पहुंचने का अपना पक्ष दोहराया। यूक्रेनी पक्ष ने शांति सम्मेलन जैसे प्रयासों में भारत की भागीदारी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल्द शांति स्थापना के लिए सभी हितधारकों के बीच व्यापक स्वीकार्यता वाले ईमानदार और व्यवहारिक संवाद की जरूरत पर फिर बल दिया। प्रधानमंत्री ने संदर्भ में भारत की तरफ से हर संभव सहयोग की पेशकश की। दोनों नेताओं ने व्यापार और वाणिज्य, कृषि, फार्मास्यूटिकल्स, रक्षा, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और संस्कृति जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। साथ ही डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, उद्योग विनिर्माण, हरित ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में मजबूत साझेदारी पर भी विचार विमर्श किया गया। दोनों नेताओं ने भारत यूक्रेन की रक्षा संस्थाओं के बीच मजबूत संबंधों को आगे बढ़ाते रहने पर सहमति व्यक्त की। यूक्रेन ने मानवीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए भारत का आभार जताया। दोनों पक्ष यूक्रेन के पुनर्निर्माण और रिकवरी में भारतीय कंपनियों की भागीदारी की संभावना तलाशने पर भी सहमत हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने आतंकवाद और उग्रवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के खिलाफ ठोस लड़ाई की बात कही। दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में व्यापक सुधार पर भी जोर दिया। यूक्रेन ने
इसमें भारत की स्थायी सदस्यता के लिए अपना समर्थन दोहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन की धरती से शांति का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान महत्वपूर्ण है और सर्वोपरि है। हम बहुत ही कन्विक्शन के साथ युद्ध से दूर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम तटस्थ थे। हम न्यूट्रल नहीं थे। हम पहले दिन से ही पक्षकार रहे हैं और हमारा पक्ष है शांति का। हम बुद्ध की धरती से आते हैं जहां युद्ध को कोई स्थान नहीं होता है। हम महात्मा गांधी की धरती से आते हैं जिसने पूरे विश्व को शांति का संदेश दिया है। एक्सेलेंसी, मैं आज जब यूक्रेन आया हूं तब मैं 140 करोड़ भारतीयों की भावना को लेकर के आया हूं और 140 करोड़ भारतीयों की भावना मानवता से प्रेरित है और मैं आज यूक्रेन की धरती पर शांति का संदेश लेकर के आया हूं। यूक्रेन रूस के बीच जारी संघर्ष हो या फिर वैश्विक घटनाएं, इन सभी को लेकर भारत तटस्थ की भूमिका में नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कीव में राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के साथ द्विपक्षीय मुलाकात के दौरान यह स्पष्ट किया कि भारत शांति का पक्षधर है और वो ये भी मानता है कि युद्ध के मैदान में समाधान नहीं हो सकता। डायलॉग और डिप्लोमेसी का रास्ता अपनाया ही जाना चाहिए। मैं पिछले दिनों रशिया की मुलाकात के लिए गया था। वहां भी मैंने साफ शब्दों में अपनी बात कही है कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में कभी भी नहीं होता है। समाधान का रास्ता बातचीत से ही निकलता है, डायलॉग से निकलता है, डिप्लोमेसी से निकलता है और हमने बिना समय गंवाए उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। दोनों पक्षों को साथ बैठ करके इस संकट की घड़ी से बाहर निकलने के रास्ते तलाशने होंगे। द्विपक्षीय मुलाकात से पहले कीव में प्रधानमंत्री मोदी ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नायकों में से एक महात्मा गांधी ने दुनिया को एक नया रास्ता दिखाया था। वो रास्ता था अहिंसा का और आज जब दुनिया में क्षेत्रीय संघर्ष बढ़ रहे हैं तो भारत की विरासत दुनिया को एक बार फिर राह दिखा रही है। शांति के हर प्रयास में भारत का सक्रिय योगदान रहा है और आप भली भांति जानते हैं कि हमारा अप्रोच पीपल सेंट्रिक रहा है और मैं आपको भी और पूरे विश्व समुदाय को विश्वास दिलाना चाहता हूं और वो भारत का कमिटमेंट है और हम स्पष्ट मानते हैं कि संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है। हम उसका समर्थन करते हैं। कुछ समय पहले समरकंद में जब राष्ट्रपति पुतिन से मैं मिला था तब मीडिया के सामने आंख से आंख मिला करके मैंने उनको कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है। यूक्रेन रूस युद्ध में कई बच्चों ने असमय अपनी जान गंवा दी। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कीव में बने इस स्मारक पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की भी प्रधानमंत्री के साथ रहे। भारत ने यूक्रेन को पोर्टेबल हॉस्पिटल भेंट किए। आपात स्थिति में इन्हें आसानी से कहीं भी स्थापित किया जा सकता है। ये प्राथमिक चिकित्सा से लेकर सर्जरी तक की सुविधाओं से लैस हैं। यूक्रेन में पहली बार किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने आभार जताया। And this visit happens right on the eve of our Independence Day, and I am grateful to distinguished the Prime Minister for he started his visit with paying tribute to the deceased Ukrainian children whose lives were taken by the actions of Russian army, and I am grateful to Mr. Prime Minister for paying this tribute. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी यूक्रेन यात्रा में युद्ध का रास्ता छोड़कर संवाद अपनाने की अपील की। वहीं उन्होंने शांति बहाली की ओर हर एक योगदान निभाने की भी बात कही।
कीव से अरुण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय मुलाकात और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। दोनों ही देशों के बीच कुल 4 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन में रहने वाले ऐसे लोगों से भी मुलाकात की जो भारतीय संस्कृति और भाषा को लेकर अध्ययन कर रहे हैं। भारत माता की जय! भारत माता की जय! यूक्रेन 1991 में अस्तित्व में आया और साल 1992 से भारत के राजनयिक संबंध है। यह पहला मौका रहा जब भारत के प्रधानमंत्री ने यूक्रेन की यात्रा की। पहुंचने पर प्रधानमंत्री का अभिनंदन भारतीयों ने बड़े ही उत्साह के साथ किया। रूस यूक्रेन के बीच जब युद्ध शुरू हुआ था, उस वक्त भारत ने अपने नागरिकों को बड़ी संख्या में सुरक्षित रूप से भारत वापसी कराई थी। द्विपक्षीय मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का आभार जताया। बड़े आदर पूर्वक मेरी उस भावना को व्यक्त करना चाहता हूं कि जब युद्ध के प्रारंभिक दिन थे, भारत के हजारों बच्चे जो यहाँ शिक्षा के लिए आए थे, पढ़ने के लिए आए थे, वो उस युद्ध के कारण फंसे हुए थे। उनको बाहर निकालने में आपने जो मदद की और जिस संवेदनशीलता के साथ हमारी चिंताओं को आपने समझा और सुलझाने के लिए भरसक प्रयास किया, इसके लिए मेरी तरफ से, मेरे देश के 140 करोड़ नागरिकों की तरफ से और उस संकट की घड़ी से निकल करके आए हुए उन बच्चों के, उनके परिवारजनों की तरफ से आपका आज मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय मुलाकात और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। दोनों ही देशों के बीच कुल 4 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। यूक्रेन भारत के बीच कृषि और खाद्य उद्योग, चिकित्सा उपकरण, मानवीय सहायता, सामुदायिक विकास और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने को लेकर समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान हुआ। A significant part of it was devoted to our bilateral relations. There was a discussion about trade, economic issues, defense, pharmaceuticals, agriculture, education. There were a whole lot of issues. You will see much of that reflected in the joint statement. यूक्रेन में रहने वाले ऐसे लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की जो भारतीय संस्कृति भाषा को लेकर अध्ययन कर रहे हैं। बच्चों ने प्रधानमंत्री से मिलकर खुशी जताई और हिंदी में बातचीत की। ये दोनों देशों के बीच लोगों के आपसी संबंध और संस्कृति लगाव को दिखाता है। कीव से अरुण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन पर सवाल उठाए हैं। अमित शाह ने कांग्रेस और एनसी से 10 सवाल पूछे और ये जो 10 सवाल है वो ये हैं कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे के वादे का समर्थन करती है? क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी धारा 370 और आर्टिकल 35A को हटाएंगे? अमित शाह ने पूछा कि क्या कांग्रेस कश्मीर के युवाओं के बदले पाकिस्तान के साथ अलगाववाद को बढ़ावा देगी? सवाल यह भी किया कि क्या कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी आतंकवाद और उसके इकोसिस्टम का पोषण करने का समर्थन करते हैं? क्या कांग्रेस आतंकवाद और पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल लोगों को लाने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस दलितों, गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ियों के आरक्षण को समाप्त कर देगी? गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस एनसी गठबंधन से सवाल पूछे। क्या कांग्रेस चाहती है कि शंकराचार्य पर्वत तख्ते सुलेमान और हरि पर्वत कोह ए मारन के नाम से जाना जाए? क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से भ्रष्टाचार की आग में झोंकना चाहती है? अमित शाह ने यह भी पूछा कि क्या कांग्रेस पार्टी जेकेएनसी के जम्मू और घाटी के बीच भेदभाव की राजनीति का समर्थन करती है? और क्या कांग्रेस और राहुल गांधी कश्मीर को ऑटोनॉमी देने की जेकेएनसी की विभाजनकारी सोच और नीतियों का समर्थन करते हैं? ये तमाम सारे 10 महत्वपूर्ण सवाल गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी से पूछे हैं। बढ़ते अगली खबर की तरफ। नेपाल में बड़ा सड़क हादसा हो गया है। यहां 43 भारतीय यात्रियों को लेकर जा रही एक बस तनहुन जिले में मार्सियांगडी नदी में गिर गई है। उत्तर
प्रदेश नंबर की यह बस पोखरा से काठमांडू जा रही थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 27 यात्रियों की इसमें मौत हो गई है। गोरखपुर की रजिस्टर्ड बस यहां से यात्रियों को लेकर नेपाल की तरफ गई थी। ऐसा बताया जा रहा है कि बस में सवार यात्री महाराष्ट्र के निवासी थे। तो ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, बस पोखरा से काठमांडू जा रही थी जिसमें 43 भारतीयों की दुखद मौत हो गई है और कई सारे घायल भी हुए हैं। ये नेपाल में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। इससे पहले भी नेपाल में एक बस दुर्घटना हुई थी जिसमें कुछ भारतीयों की मौत हुई थी और अब 43 लोगों को लेकर जा रही एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तनहुन जिले के पास की ये घटना है जहां पर बस अनियंत्रित होकर नदी में गिर गई जिसमें कई लोगों की मौत हो गई है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेपाल में हुए बस दुर्घटना पर दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, नेपाल के तनहुन जिले में हुए दुखद बस दुर्घटना से दुखी हूं जिसमें कई भारतीय नागरिकों की जान चली गई। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूं। ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक्स पर लिखा। साथ ही नेपाल में हुई सड़क दुर्घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखते हुए कहा कि नेपाल के तनहुन जिले में सड़क दुर्घटना के कारण लोगों की मौत से दुखी हूं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदनाएं। घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। साथ ही प्रधानमंत्री ने लिखा कि भारतीय दूतावास प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार में इस हफ्ते जोरदार उछाल देखने को मिला। भारतीय रिजर्व बैंक के डेटा के मुताबिक फॉरेन एक्सचेंज 674.66 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो ऑल टाइम हाई से मामूली कम है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 16 अगस्त 2024 को खत्म हुए सप्ताह तक के लिए विदेशी मुद्रा भंडार का आंकड़ा जारी किया है। डेटा के मुताबिक इस हफ्ते में एक बार फिर विदेशी मुद्रा भंडार में इजाफा देखने को मिला है और 4.54 बिलियन डॉलर के इजाफे के साथ 474.66 बिलियन डॉलर पर यह आ गया है। पिछला रिकॉर्ड उच्च स्तर 674.919 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। पिछले कुछ समय से विदेशी मुद्रा भंडार में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अहमदाबाद में गुजरात विश्वविद्यालय में धर्म धम्म अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने लोगों को संबोधित करते हुए 1975 के आपातकाल का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आपातकाल लगाना धर्म का अपमान है जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता, अनदेखा नहीं किया जा सकता या कभी भुलाया नहीं जा सकता। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के तहत राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर पोर्टल का उद्घाटन किया। उन्होंने राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा किए गए इस प्रोजेक्ट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि ये प्रयास स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। It is a historical moment, it is a proud moment, and a lot of hard work has been done by NMC and NHA, National Health Authority, both together. And you have come out with the registration portal, online portal of the National Medical Register, which is really commendable. So I commend and I congratulate the NMC as well as the NHA for doing this good job. भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 3 बीघा का कॉरिडोर दोनों देशों की आपसी संबंधों का गवाह है। इस कॉरिडोर में बांग्लादेश के नागरिक बिना पासपोर्ट के आ जा सकते हैं। दरअसल 3 बीघा कॉरिडोर वो सड़क है जिसके माध्यम से बांग्लादेश के नागरिक मेनलैंड से एन्क्लेव यानी कि लाल मुनिरहाट से दहाग्राम अंगारपोटा एन्क्लेव में आ जा सकते हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार का नज़ारा है इस सीमा पर और किस तरह आवागमन होता है इस गलियारे में। मौके पर जाकर जायजा लिया हमारे संवाददाता उर्मिलेश भट्ट ने। इस समय डीडी न्यूज की टीम है भारत और बांग्लादेश के जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वहां पर, और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो लिखा हुआ है वेलकम टू 3 बीघा,
तो यहाँ पर एक भारत और बांग्लादेश की मित्रता का एक अनोखी जो मिसाल है वो मिसाल यहाँ पर देखी जा सकती है, जिसमें कि यहाँ पर एक कॉरिडोर बनाया गया है जिसमें भारत और बांग्लादेश के बीच जो बांग्लादेश के जो लोग हैं वो इनक्लेव से और मेनलैंड की तरफ सीधा जाते हैं। यहाँ पर भारत की तरफ से जो भारत बीएसएफ है वो लगातार यहाँ पर तैनात रहती है और वो यहाँ पर सुरक्षा के हिसाब से अपनी चाक चौबंद व्यवस्था करती है। आप देख सकते हैं कि ये बांग्लादेश के नागरिक आ रहे हैं और ये बांग्लादेश के नागरिक इसी कॉरिडोर को पार करते हुए, इस चौराहे से पार करते हुए सीधा मेन जो लैंड है उसकी तरफ जाएंगे। और इस तरफ से आप सामने से देख सकते हैं कि ये भारत की गाड़ी आ रही है, तो लिहाजा ये कह सकते हैं कि ये जो चौराहा है, इसी चौराहे से बांग्लादेश के जो लोग हैं वो लोग इनक्लेव से और मेन जो लैंड है उसकी तरफ जाते हैं। तो लिहाजा ये एक भारत और बांग्लादेश की मित्रता का एक बड़ी मिसाल है। इधर जो बीच से हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो अच्छा से हमारे साथ बात कर रहा है। हम जो इधर यातायात का हमारा कोई दिक्कत नहीं होता है, हम पैर से जाते हैं, हम लोग जाते हैं भी, बांग्लादेश वाले भी पैर से जाते हैं, हमारे साथ कोई बहुत पैर से जाते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है हमारे पास। जो मेन बांग्लादेश इधर ही है, तो इधर जो बांग्लादेश वाला है उधर जाने आने का ये रूट है। और हमारा जो इंडिया है, इंडिया इधर का आदमी इधर जाता है, इधर का आदमी इधर आता है। यहाँ से बांग्लादेश उस तरफ भी है, इस तरफ भी बांग्लादेश है, वहाँ से बांग्लादेश को लोग इसको क्रॉस करके फिर से बांग्लादेश के और एक तरह जा रहे हैं। वो एक जगह है, वहाँ से उनको उधर अगर जाना है तो यहाँ से ही जाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे वो गार्ड दे रहे हैं। ओके, और ये भी इधर जा रहे हैं, ये इंडिया है। हाँ। तो इस तरफ भी इंडिया है, इस तरफ भी इंडिया है। आप घूमने आए हैं यहाँ पे? हाँ। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अगर बांग्लादेश और इंडिया में दोस्ती रहेगा तो हम लोग को अच्छा होगा, पड़ोसी देश के साथ तो दोस्ती अच्छा होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि जो 3 बीघा कॉरिडोर है, इसमें एक तरफ जहां बीएसएफ चाक चौबंद व्यवस्था के साथ तैनात खड़ी है, वहीं दूसरी तरफ अत्याधुनिक तरीके से भी सुरक्षा व्यवस्था में बीएसएफ ने पैनी नजर रखी हुई है, जिससे कि सुरक्षा में किसी प्रकार की भी कोई कोताही न बरती जा सके। भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कैमरामैन ललित के साथ मैं उर्मिलेश भट्ट, डीडी न्यूज। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। चुनाव आयोग ने रियासी जिले में ईवीएम के रैंडमाइजेशन का काम किया, तो दूसरी ओर रियासी के एक कॉलेज में स्वीप कार्यक्रम के तहत युवा मतदाताओं को चुनाव पर्व में शामिल होने को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। जम्मू कश्मीर में चुनावी शंखनाद के बीच लोगों में भी राज्य की बेहतरी के लिए चुनाव को लेकर उत्साह दिख रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। वर्ष 2014 के बाद 10 साल के अंतराल पर जम्मू कश्मीर में होने जा रहे विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जम्मू कश्मीर के रियासी में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के रैंडमाइजेशन का पहला चरण किया गया। रियासी के जिला निर्वाचन अधिकारी विशेष महाजन की देखरेख में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में ईवीएम का रैंडमाइजेशन किया गया। जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों में बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट के आवंटन के लिए पहले चरण का रैंडमाइजेशन का विवरण देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि रैंडमाइजेशन का उद्देश्य बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराना है। कार्यक्रम के पहले उन्होंने राजनीतिक प्रतिनिधियों को रैंडमाइजेशन प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी और उन्हें स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने का आश्वासन दिया। उन्होंने लोगों से मताधिकार का इस्तेमाल करने की भी अपील की। रैंडमाइजेशन के बाद आरओज अपने अपने पोलिंग स्टेशन अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ये मशीनें लेके जाते हैं अपने स्ट्रांग रूम में, तो भी पॉलिटिकल पार्टीज को इन्फॉर्म किया जाता है कि वो लोग आएं, उसको देखें, अपने सामने उनकी जो पैकेजिंग हो रही है, उनको जो ताले में बंद किया जा रहा है, सिक्योर एंड सेफ रखा जा रहा है, उसको भी वो मॉनिटर करते हैं। उधर स्वीप टीम रियासी ने विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए जनरल जोरावर सिंह डिग्री कॉलेज में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम युवा चौपाल का आयोजन किया। कार्यक्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी के अलावा मतदाता, स्टाफ सदस्यों और छात्रों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने रचनात्मक रूप से एक सांस्कृतिक प्रदर्शन और भाषणों के माध्यम से मतदाता जागरूकता के महत्व पर प्रकाश डाला।
एक्साइटेड और मैंने सभी को अपनी फैमिली में सबको वोट देते हुए देखा है। मैं देखती हूँ कि वो सुबह सुबह उठ के जाते हैं, कितने एक्साइटेड होती हैं, सभी की आपस में डिस्कशन चल रही होती है किसको वोट देना है। तो अब मुझे ऐसे मैच्योर फील हो रहा है कि अब मैं भी उसका एक पार्ट हूँ और मैं भी वोट देने जाऊंगी। एक मुहिम छेड़ी गई है जिसे हम स्वीप का नाम दिया गया है और बीइंग ए स्वीप नोडल ऑफिसर हम काफी सारी एक्टिविटीज अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट रियासी करवा रहे हैं। आज उसी के तहत एक हमने एक्टिविटी करवाई हुई है जिसमें यंग वोटर्स को हमने आकर्षित किया। बीइंग अदर ऑफिसर्स जो लेडी ऑफिसर्स है वो भी इस प्रोग्राम में शिरकत किया उन्होंने। और हमारा एक ये मेन मकसद है कि हम यंग वोटर्स को, अपनी माताओं को, बहनों को, पब्लिक पीपल विद डिसेबिलिटीज, उन सभी को एकत्रित करके उनको अपने वोट के महत्व के बारे में बताएं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 23.27 लाख से अधिक मतदाता मतदान करेंगे। इनमें से 11,76,441 पुरुष, 11,51,042 महिलाएं और 60 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। साथ ही 18 से 29 वर्ष की आयु के 5.66 लाख युवा मतदाता भी मतदान करेंगे। इसमें से 1,23,922 युवा पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही पहले चरण में 28,310 विकलांग व्यक्ति और 85 वर्ष से अधिक आयु के 15,774 मतदाता मतदान करेंगे। पहले चरण में 18 सितंबर को जम्मू कश्मीर के 24 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा, जिसमें कश्मीर संभाग के 16 विधानसभा क्षेत्र और जम्मू संभाग के 8 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। पहले चरण के चुनाव की अधिसूचना 20 अगस्त को जारी कर दी गई थी। उम्मीदवार अपना नामांकन 27 अगस्त तक भर सकते हैं। वर्ष 2014 में जम्मू कश्मीर में एक राज्य के लिए चुनाव हुआ था, लेकिन इस बार फिजा बदली हुई है। इस बार अब केंद्र शासित प्रदेश के लिए जनता वोट डालेगी। यही नहीं, जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A के खात्मे के बाद जनता का मूड किस करवट जाएगा और धरती के स्वर्ग कहे जाने वाले इस राज्य में किसकी सरकार बनेगी, इस पर देश भर की निगाहें टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। झारखंड में अलकायदा मॉड्यूल के बड़े नेटवर्क का एटीएस और दिल्ली और झारखंड पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। एटीएस ने रांची, लोहरदगा और हजारीबाग में 16 जगहों पर छापेमारी कर इस मॉड्यूल के सरगना डॉक्टर इश्तियाक अली समेत 8 संदिग्धों को पकड़ा है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। छापेमारी के दौरान आतंकियों के ठिकानों से कई खतरनाक हथियार और दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। झारखंड में अलकायदा के बड़े नेटवर्क का एटीएस और दिल्ली एवं झारखंड पुलिस ने किया भंडाफोड़। रांची का डॉक्टर इश्तियाक अली निकला अलकायदा मॉड्यूल का लीडर। रांची का डॉक्टर इश्तियाक समेत 8 संदिग्ध पकड़े गए, जारी है पूछताछ। आतंकियों के ठिकानों से कई खतरनाक हथियार और दस्तावेज भी बरामद। रांची के चान्हो में मदरसा चलाने वाला मुफ्ती भी निकला आतंकी। भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की थी तैयारी। इंडियन मुजाहिदीन की तर्ज पर आतंकी संगठन खड़ा करने में लगा रांची का एक डॉक्टर इश्तियाक अली को एटीएस ने गिरफ्तार किया है। रांची के एक बड़े निजी अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट के रूप में कार्यरत यह डॉक्टर अपना कुनवा कई राज्यों में फैला चुका था। यहाँ तक कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी इसके मॉड्यूल पर कई लोग काम कर रहे थे। इतना ही नहीं, एटीएस की टीम ने लोहरदगा से एक जो हम कह सकते हैं मदरसा में पढ़ाने वाले को भी गिरफ्तार किया है। तो आप समझ सकते हैं कि यह नेक्सस और मॉड्यूल कितना लंबा और बड़ा होता जा रहा था। झारखंड समेत देश के कई राज्यों में एटीएस, दिल्ली पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों ने बड़ी कार्रवाई की है। एटीएस ने पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त कार्रवाई में गुरुवार को करीब 1.5 दर्जन ठिकानों पर छापेमारी कर अलकायदा के इंडियन सब कॉन्टिनेंट मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। इस मॉड्यूल का सरगना रांची का डॉक्टर इश्तियाक अली है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। झारखंड के आईजी ऑपरेशन एवी होमकर ने कहा कि कुछ व्यक्तियों की संदिग्ध गतिविधियों के बारे में दी गई सूचना के आधार पर झारखंड एटीएस, एसटीएफ, रांची पुलिस और दिल्ली पुलिस की संयुक्त टीम ने राज्य के विभिन्न जिलों में छापेमारी कर 8 संदिग्धों को पकड़ा है। झारखंड एटीएस, एसटीएफ, रांची पुलिस और दिल्ली पुलिस की संयुक्त टीमों के द्वारा एक साथ छापामारी अभियान चलाया गया है। उक्त अभियान में अभी तक 8 संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।
तलाशी अभियान के दौरान कई खतरनाक अवैध हथियार, लैपटॉप, मोबाइल फोन और कुछ संदिग्ध दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। श्री होमकर ने बताया कि इन सभी संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है और बरामद दस्तावेजों का सत्यापन भी किया जा रहा है। इन संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ और जो दस्तावेज बरामद हुए हैं उनका सत्यापन तथा जो ये छापामारी अभियान है ये खत्म होने के बाद सत्यापन पर जिस तरीके से जो फैक्ट्स आएंगे उनके बेसिस पर जो आगे विधिसम्मत लीगल कार्रवाई है वो की जाएगी। रांची से गिरफ्तार डॉक्टर इश्तियाक ने रिम्स से MBBS की पढ़ाई की है। करीब 6 वर्षों से वह कई अस्पतालों में काम भी कर रहा था। उसका हजारीबाग में भी क्लिनिक है। ATS ने रांची के चान्हो के चटवल में मदरसा चलाने वाले एक मुफ्ती रहमतुल्लाह मजाहिरी को भी पकड़ा है। इतना ही नहीं, ATS ने लोहरदगा के कौआ खाब गांव में भी दबिश दी, जहां उसने कई हथियार और दस्तावेज बरामद किए। ATS की कार्रवाई और हथियार की बरामदगी देखकर ग्रामीण अचंभित दिखे। पता नहीं है हमको, हम सुबह बाजार गए थे, बाजार से भी आए तो देख रहे हैं यहाँ पुलिस का मजमा लगा। खेती बाड़ी करता है बस, गांव घर में रहता है, यही जानकारी है। इससे पहले भी झारखंड से आतंकियों का कनेक्शन उजागर होता रहा है। जमशेदपुर, रांची और हजारीबाग से कई दुर्दांत आतंकियों को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया है। इस ताजा खुलासे के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि झारखंड आतंकी संगठनों के लिए एक महफूज ठिकाना बना हुआ है। छापेमारी के दौरान राजस्थान और उत्तर प्रदेश से जिन संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई है उनमें से कई झारखंड के हैं। अब सवाल यह उठ रहा है कि झारखंड के लोग आतंकी संगठनों के चंगुल में कैसे फंस रहे हैं और डॉक्टर और मुफ्ती भी आतंकवाद की राह पर है। निश्चित तौर पर इस खुलासे से लोगों के मन में डर पैदा हुआ है, जो पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। आसिफ, गौरव और विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के तहत राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर पोर्टल का उद्घाटन किया। उन्होंने राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा किए गए इस प्रोजेक्ट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि ये प्रयास स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर क्या है और कैसे ये करेगा काम, देखिए इस खास रिपोर्ट में। सरकार ने देश की जनता को राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर सौंप दिया है। अब इस चिकित्सा रजिस्टर की मदद से कोई भी व्यक्ति किसी भी चिकित्सक के बारे में जान सकेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अंतर्गत राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर का उद्घाटन किया। It is a historical moment, it is a proud moment, and a lot of hard work has been done by NMC and NHA, National Health Authority, both together. And you have come out with the registration portal, online portal of the National Medical Register, which is really commendable. So I commend and I congratulate the NMC as well as the NHA for doing this good job. अब आपको बताते हैं कि राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर दरअसल है क्या। राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर एक आधिकारिक डेटाबेस है जिसे भारत सरकार द्वारा चिकित्सा पेशेवरों के पंजीकरण और निगरानी के लिए बनाए रखा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी चिकित्सा पेशेवर मान्यता प्राप्त और योग्य हों, ताकि वे मानक और सुरक्षा के अनुसार रोगियों को उपचार प्रदान कर सकें। ये चिकित्सा रजिस्टर भारतीय चिकित्सा परिषद, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया या संबंधित राज्य चिकित्सा परिषदों द्वारा संचालित होता है। राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर के लाभ। राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर के कई महत्वपूर्ण लाभ हैं। पेशेवर मान्यता, रोगी सुरक्षा, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, नियमित अपडेट, पारदर्शिता और जिम्मेदारी। इन लाभों के माध्यम से राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर पेशेवरों के मानक बनाए रखने और रोगियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर का उद्देश्य चिकित्सा पेशेवरों की मान्यता और उनकी योग्यता की निगरानी रखना है। इसमें चिकित्सकों की शैक्षिक योग्यता, प्रशिक्षण और उनके पेशेवरों के अनुभव के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध होगी। ये पहल चिकित्सा के क्षेत्र में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है, जिसमें न केवल चिकित्सा पेशेवरों की प्रोफाइल को संकलित किया जाएगा,
बल्कि ये सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी कि चिकित्सा सेवाएं मानक के अनुरूप प्रदान की जाएं। डीडी न्यूज के लिए डॉक्टर सुयश शर्मा की रिपोर्ट। केरल में महिलाओं पर लगातार हो रहे अत्याचार को लेकर भाजपा हमलावर है। भाजपा के वरिष्ठ नेता वी मुरलीधरन ने केरल सरकार पर महिलाओं के शोषण का आरोप लगाते हुए कहा कि केरल सरकार दोषियों को ठीक उसी प्रकार बचाने में जुटी हुई है जैसे पश्चिम बंगाल में ममता सरकार दोषियों को बचा रही है। The Hema committee report that has come out, which clearly mentions the atrocities committed against women in the film industry of Kerala, that has not helped in the state government opening its eyes in Kerala. Instead, Pinarayi Vijayan is taking the same stand of Mamata Banerjee. Pinarayi Vijayan is trying to save the culprits in this case, like Mamata Banerjee was trying to save the culprits in the RG Kar Medical College incident. सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स से पहले नई दिल्ली में गुरुवार को क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 का शुभारंभ किया। भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास और तकनीकी प्रगति के प्रभाव को दर्शाते हुए एनिमेशन, गेमिंग, ई स्पोर्ट्स, कॉमिक्स, फिल्म निर्माण, दृश्य कला सहित कई विषयों पर 25 चुनौतियां शुरू की गई हैं। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा एनिमेशन चैलेंज, डांसिंग एटम्स द्वारा एनिमेशन फिल्म मेकर्स प्रतियोगिता, इंडिया गेम डेवलपर कॉन्फ्रेंस द्वारा गेम जैम, ई स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट जैसे कई तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। देश में हुए मीडिया और मनोरंजन उद्योग के विकास से क्रिएटर इकोनॉमी को काफी बल मिला है। क्रिएटर्स इकोनॉमी हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, जीवन शैली, योग, पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली और हमारे व्यंजनों में विविधता को प्रदर्शित करने का एक अद्भुत साधन बन गई है। भारत सरकार इस क्रिएटर्स इकोनॉमी को प्रोत्साहित कर रही है। वेव्स द्वारा प्रतिभा और कौशल विकास के साथ साथ आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। सरकार विश्व स्तरीय प्रतिभा विकास कार्यक्रम और इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसके जरिए विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय और सुविधाएं स्थापित करने की योजना है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजाइन इन इंडिया, डिजाइन फॉर द वर्ल्ड के आह्वान पर आधारित है। गौरतलब है कि भारत इस वर्ष 20 से 24 नवंबर तक गोवा में पहले विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स की मेजबानी करेगा। इस चैलेंज के लिए पंजीकरण जल्द ही शुरू होगा। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट wavesindia.org पर आप विजिट कर सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका से भारत समेत पूरी दुनिया में रहे मंकी पॉक्स को रोकने और उसके निराकरण के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के निदेशक डॉक्टर अतुल गोयल ने बताया कि मंकी पॉक्स की जांच के लिए ICMR की 32 प्रयोगशालाओं में पर्याप्त जांच किट उपलब्ध है। पूरी तरह से तैयार है और ऐसा लगता भी नहीं कि जैसे कोरोना में केसेस बढ़े थे उस तरह से केसेस एमपॉक्स के बढ़ेंगे। तो तैयारी है पूरी, डायग्नोस्टिक्स की भी है। मैनेजमेंट में कुछ स्पेसिफिक है नहीं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। डायग्नोस्टिक्स के लिए ICMR की करीब 32 लेबोरेटरीज ऑलरेडी इनके लिए तैयार हैं, उनके पास टेस्ट किट्स भी अवेलेबल हैं। और सबसे बड़ी बात, जो पिछली बार जब आया था तब कुछ कंपनीज़ को भी इन किट्स को कमर्शलाइज करने को कहा गया था। सो उनकी किट्स भी ऑलमोस्ट रेडी हैं। अगर जल्दी हमें बढ़ाने पड़े, केसेस बढ़े और हमें अधिकतर किट्स की ज़रूरत पड़ी तो देश कर पाए। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के निदेशक ने मंकी पॉक्स बीमारी की जानकारी देते हुए बताया कि मंकी पॉक्स में पहले बुखार होता है, फिर इससे चिकन पॉक्स जैसे दाने उत्पन्न होते हैं। ये वायरस पहले तो बुखार 2-3 दिन करता है, उसके बाद शरीर पे दाने उत्पन्न होते हैं। ये दाने कुछ हद तक चिकन पॉक्स की तरह से होते हैं, जिसको हम सभी जानते हैं। हाथों पे, चेहरे पे और जेनिटल एरियाज़ में ये दाने होते हैं। इनिशियली छोटे छोटे चकत्तों की तरफ से होते हैं, फिर उनमें पानी भर जाता है। पानी भरने के बाद वो फट भी जाते हैं, उनमें पस भी पड़ सकता है, उनके ऊपर परत जम जाती है, फिर ठीक होता है।
असम के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने दरांग जिले का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जिला आयुक्त और विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और समाज कल्याण सहित जिले के विकास के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इसके बाद उन्होंने जिले के आशा कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नागरिकों से भी बातचीत की। निरीक्षण के दौरान केंद्रीय मंत्री के साथ सांसद दिलीप शेखिया और कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्वोत्तर के विकास की मुहिम के तहत सभी केंद्रीय मंत्री पूर्वोत्तर के राज्यों का हर 3 महीने में दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री जी के मन में उत्तर पूर्वी भारत के विकास उनकी प्रायोरिटी पर है और इसी निमित्त आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सभी कैबिनेट मिनिस्टर्स को ऐसा कहा है कि हर 3 महीने में एक बार एक मिनिस्टर उत्तर पूर्वी भारत के एस्पिरेशनल और दूसरे जिलों में जाएंगे विकास की गति को देखने के लिए, वहाँ के लोगों की समस्याओं को समझने के लिए और उसका समाधान देने के लिए। उसी निमित्त मैं 3 दिन से यहाँ पर हूँ और 2 जिलों का प्रवास दरंग में मैं आज यहाँ आया हूँ। आज सारा दिन मैंने अभी किसान भाइयों से बात की है, यहाँ के सीनियर सिटीजन से अलग से बात की है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स हैं, महिलाएं हैं, उनसे अभी बात की है और अभी यहाँ के विकास के जो अलग अलग आयाम हैं, अलग अलग विभाग हैं, हमारे डीसी साहब भी यहाँ बैठे हैं, उनकी भी जानकारी लूँगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने जमकर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए कांग्रेस एक देश, एक विधान, एक संविधान को बदलने का समर्थन करती है? धारा 370 के हटने के बाद भारत ने, भारतीयों ने अपने राष्ट्रीय संकल्प को पूरा किया कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक निशान, एक प्रधान और एक संविधान रहेगा। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के चलते कांग्रेस पार्टी अलग झंडे के वादे का समर्थन करती है? बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र में विपक्ष की तरफ से बुलाए गए बंद पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार किसी भी व्यक्ति या राजनीतिक दल को बंद बुलाने से रोकने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा जारी आदेश को लागू करेगी। विपक्षी दल पर बंद पर जोर दे रहे हैं। इस बंद से आम आदमी को परेशानी होने वाली है, इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि कोर्ट जो फैसला देगा राज्य सरकार उसे लागू करेगी। आपको बता दें कि महाविकास अघाड़ी ने बदलापुर में नाबालिग छात्राओं के साथ बलात्कार और एफआईआर में देरी को लेकर बंद का ऐलान किया, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए बंद नहीं बुला सकते। त्रिपुरा में बाढ़ राहत अभियान जारी है। भारतीय सेना अब तक 330 से अधिक नागरिकों की जान बचा चुकी है। राज्य में चल रही बाढ़ की स्थिति पर त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया देते हुए असम राइफल्स ने कोड नाम आप जल राहत के तहत व्यापक मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान शुरू किया। मुख्यालय 21 सेक्टर असम राइफल्स और IGAR पूर्व की कमान के तहत काम करने वाली 18 असम राइफल्स की 2 टुकड़ियां त्रिपुरा के अमरपुर, भामपुर, विशालगढ़ और रामनगर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तैनात की गई हैं। ऑपरेशन की विशेषताओं की बात की जाए तो 80 से अधिक कर्मियों की संयुक्त ताकत वाली 2 समर्पित टुकड़ियां बचाव और राहत प्रयासों में सक्रिय रूप से लगी हुई हैं। टीमों ने बढ़ते बाढ़ के पानी के कारण फंसे 334 नागरिकों को सफलतापूर्वक बचाया है। 85 प्रभावित व्यक्तियों को आवश्यक राशन और आपूर्ति वितरित की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस संकट के दौरान तत्काल भोजन की जरूरतें पूरी हों। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच तत्काल स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए 7 नागरिकों को चिकित्सा सहायता प्रदान की गई। उत्तर प्रदेश में आज से यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा शुरू हो गई है। 2 पाली में ये परीक्षा आयोजित की गई। पूरे प्रदेश भर में परीक्षा के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए ताकि पेपर लीक होने से बचा जा सके। इससे पहले फरवरी में हुई इसी परीक्षा को लेकर पेपर लीक होने पर निरस्त कर दिया गया था।
यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा। उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा शुरू। 67 जिलों में 1174 परीक्षा केंद्रों पर करीब 9,60,000 अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा। सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए सुरक्षा के किए गए बेहद कड़े इंतजाम। परीक्षा केंद्रों पर किया गया अतिरिक्त सुरक्षा बलों को भी तैनात। परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों को अंदर प्रवेश करने के दौरान गुजरना पड़ा गहन चेकिंग से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आईडी और फेस वेरिफिकेशन किया गया। उत्तर प्रदेश में शुक्रवार से यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा शुरू हो गई है। परीक्षा के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, जिससे कि पेपर लीक से बचा जा सके। इससे पहले फरवरी में हुई इसी परीक्षा का पेपर लीक होने पर परीक्षा कैंसिल कर दी गई थी। इसके बाद अब 5 चरणों में ये परीक्षा आयोजित कराई जा रही है। उत्तर प्रदेश के 67 जिलों में 1174 परीक्षा केंद्रों पर करीब 9,60,000 अभ्यर्थियों ने सिपाही भर्ती परीक्षा दी। इस बार सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए। प्रदेश में 10,000 से अधिक पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था में लगाए गए। परीक्षा केंद्रों पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों को भी तैनात किया गया। परीक्षार्थियों को अंदर प्रवेश करने के दौरान गहन चेकिंग से गुजरना पड़ा। परीक्षा के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आईडी और फेस वेरिफिकेशन भी किया गया। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पुलिस भर्ती परीक्षा के 60,244 पदों के लिए 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को 2 पाली में परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। कैसी व्यवस्थाएं रही अंदर? एकदम बढ़िया। अच्छा। जी। कोई असुविधा का सामना नहीं? जी नहीं, बस वो एक्स्ट्रा जो 5 मिनट मिलते थे वो नहीं मिले। अच्छा। जो उसमें बोला भी गया है कि एक्स्ट्रा 5 मिनट मिलेंगे वो नहीं दिए गए। इस बार सर बहुत अच्छी व्यवस्था है, यहाँ पर प्रशासन की कड़ी सख्त कार्रवाई हो रही है। इस बार कोई वो नहीं है। इस बीच उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 परीक्षा पेपर लीक की अफवाह फैलाने का मामला सामने आया है। इस मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री यासर शाह समेत कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने हुसैनगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई। इन लोगों का मकसद अफवाह फैलाना और अभ्यर्थियों को फर्जी पेपर देकर धन की उगाही करना है। इन पर टेलीग्राम से संदेश प्रसारित कर क्यूआर कोड भेजकर रकम मांगने का आरोप है। वहीं सिपाही भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी की आशंका के मद्देनजर एसटीएफ ने गोरखपुर बांसगांव कस्बे की निवासी महिला पुलिसकर्मी समेत 4 को हिरासत में लिया है। कांस्टेबल के मोबाइल में 5 प्रवेश पत्र भी बरामद किए गए हैं। हम कठोर से कठोर कार्रवाई, चाहे वो विभाग के बाहर का व्यक्ति हो, चाहे विभाग के अंदर का व्यक्ति हो, किसी भी संगठन या संस्था से जुड़ा हो, हम लोग इस पे कार्रवाई करने में कोई हिचकेंगे नहीं। कहीं से भी प्रश्न पत्र लीक होने की कोई सूचना नहीं है। जो लोग भी भ्रामक खबरें फैला रहे हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। विकास सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, लखनऊ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में भाग लिया। 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर विक्रम लैंडर के सफलतापूर्वक उतरने की याद में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने रोबोटिक्स चैलेंज और भारतीय अंतरिक्ष हैकाथॉन के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में भाग लिया। 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर विक्रम लैंडर के सफलतापूर्वक उतरने की याद में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने रोबोटिक्स चैलेंज और भारतीय अंतरिक्ष हैकाथॉन के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि इसरो ने अपने शुरुआती दिनों से ही शानदार यात्रा की है। इसरो ने अंतरिक्ष क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। इसके साथ ही इसरो ने देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में भी अपना अमूल्य योगदान दिया है। स्पेस सेक्टर के साथ साथ इसरो ने देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में भी अमूल्य योगदान दिया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप ऐसे ही देश के विकास यात्रा में योगदान देते रहेंगे। मैं आशा करती हूँ कि इसरो द्वारा चलाए जा रहे स्पेस ऑन व्हील्स और स्पेस ट्यूटर्स जैसे कार्यक्रम जनमानस सामान्य एवं विद्यार्थियों में स्पेस के बारे में उत्कृष्टता और जानकारी बढ़ाने में उपयोगी सिद्ध रहेंगे।
राष्ट्रपति ने इसरो की उपलब्धियां और अंतरिक्ष क्षेत्र में स्टार्टअप के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई पहलों की सराहना की। उन्होंने इसरो को उसके आगामी गंगायान मिशन के लिए भी बधाई दी। इसरो भारत का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मैं गगनयान मिशन की भी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही हूँ, जिसमें भारतीय अंतरिक्ष टीम को अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा। मुझे विश्वास है कि इन सभी मिशन के फलस्वरूप ऐसे परिणाम सामने आएंगे जिनसे देश सामाजिक, आर्थिक एवं वैज्ञानिक रूप से लाभान्वित होंगे। चंद्रयान 3 की सफलता ने भारत को अंतरिक्ष क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दी है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र ने देश को निजी क्षेत्र में अग्रणी खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर दिया है। We were just one-digit space startup 3 years back. Today we've gone up to almost 300. And as you were just seeing the space vision for the future, I think one of the most momentous happenings in the next 1 year would be the launch of Gaganyaan. Purely indigenous mission, living up to the ideals of Make in India, the ideals of Atmanirbhar Bharat, and also at the same time pushing India as a frontline nation of the world. भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में दिल्ली के छात्रों ने इसरो रोबोटिक्स चैलेंज में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में छात्रों ने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। इस मौके पर छात्रों का उत्साह देखने लायक था। इसरो का रोबोटिक्स चैलेंज था, इसमें हम फर्स्ट विनर आए हैं। इसमें ऑटोनोमसली नेविगेट करना था मून लाइक टेरेन में, जहाँ पे ऑब्स्टेकल्स और क्रेटर्स को अवॉइड करके एक डेस्टिनेशन में जाना था। और ये सैंपल ट्यूब पिकिंग का हमने मैकेनिज्म बनाया। We have competed all India among the teams of around more than 200 teams, and now we are in top 3 in all India, and we have made an autonomous rover that can be benefited for ISRO's sample return mission that is used in Chandrayaan 4. इस अवसर पर इनस्पेस के अध्यक्ष डॉक्टर पवन गोयनका ने कहा कि भारत साल 2033 तक 44 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य हासिल कर सकता है। फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा ने कहा था बजट के समय कि हम अगले 10 सालों में स्पेस इकोनॉमी को 5 गुना बढ़ाने वाले हैं और कोशिश है ये 44 बिलियन डॉलर की बाय 2033। तो इस पे हम इन स्पेस कोशिश कर रहा है, काम कर रहा है इसरो के साथ, प्राइवेट सेक्टर के साथ, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ, किस तरह से हम 8.4 बिलियन डॉलर से 44 बिलियन डॉलर जाएं। और 44 बिलियन डॉलर एक काफ़ी महत्वपूर्ण नंबर है हमारे स्पेस इकोनॉमी के लिए। नए निवेश और निजी साझेदारों के साथ बढ़ते सहयोग के साथ भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक बड़ी छलांग लगाई है, जिससे भविष्य की खोज और नवाचार का मार्ग प्रशस्त हुआ है। तपस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। मध्य प्रदेश में जन्माष्टमी के त्योहार पर शासकीय आयोजन हो रहे हैं। विभिन्न विषयों पर विद्वानों के व्याख्यान और सांस्कृतिक कार्यक्रम सभी शासकीय और अशासकीय स्कूल और कॉलेज में आयोजित हो रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश कांग्रेस को इससे आपत्ति है। राज्य में कांग्रेस के विधायक का कहना है कि सरकार ऐसा करके शिक्षण संस्थानों को बर्बाद करने में लगी है। अब भाजपा सवाल उठा रही है कि कांग्रेस को जन्माष्टमी मनाने में आपत्ति क्यों है। मध्य प्रदेश में कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मने, इसे लेकर डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने व्यापक तैयारियां की हैं। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा एवं मित्रता के प्रसंग तथा जीवन दर्शन के साथ भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं, योग आदि पर आधारित विभिन्न विषयों पर विद्वानों के व्याख्यान एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम सभी शासकीय और अशासकीय स्कूलों और कॉलेजों में आयोजित कराए जाएं, इसको लेकर व्यापक रूपरेखा बनाई गई है। प्रदेश के ऐसे स्थल जहाँ भगवान श्री कृष्ण के जीवन में जुड़े विशेष प्रसंग स्थलों जैसे कि जानापाव, अमझेरा, नारायणा एवं सांदीपनी आश्रम उज्जैन में जन्माष्टमी के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इंदौर के पास जानापाव अपना वो स्थान है जहां पर विनम्रता और श्रद्धा से परशुराम जी से सुदर्शन चक्र भगवान श्री कृष्ण ने प्राप्त किया। ये चारों धाम मध्य प्रदेश के भगवान कृष्ण के उस इतिहास को जीवंत करते हैं, जिसके कारण से योगेश्वर श्री कृष्ण की लीला दुनिया में अलग प्रकार से पहचानी गई। आइए हम सब मिलकर के मध्य प्रदेश के इन धामों को जन्माष्टमी के साथ भी स्मरण करें और जन्माष्टमी के बाद भी सरकार के द्वारा जहाँ जहाँ भगवान श्री कृष्ण के चरण पड़े हैं ऐसे स्थान को तीर्थ बनाने के लिए सरकार ने संकल्प लिया है।
राज्य सरकार द्वारा जन्माष्टमी मनाने के फैसले से मध्य प्रदेश कांग्रेस को तकलीफ हो रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के एक विधायक आरिफ मसूद तो यहां तक कह रहे हैं कि सरकार ऐसा करके शिक्षण संस्थानों को बर्बाद कर रही है। उनका मानना है कि शिक्षण संस्थानों में त्योहार मनाने की जरूरत ही नहीं है। वहीं भाजपा कह रही है कि कृष्ण किसी दल के नहीं हैं, कोई त्योहार दल या संगठन से जुड़े नहीं होते। कांग्रेस घोषित करे कि कांग्रेसी जन्माष्टमी नहीं मनाएंगे। शिक्षण संस्थाएं केवल पढ़ाई के लिए, एक अच्छे एटमॉस्फेयर के लिए होती हैं। धार्मिक आयोजन के लिए अवकाश रहता है, सारे लोग हिंदू मुस्लिम जिसको जिस तरह मनाना होता है मनाते हैं। हमने अभी राखी हमारी बहनें आई मानने, जन्माष्टमी के कई आयोजन में हम भी जाते हैं, लेकिन आप शिक्षण केंद्र में अनिवार्य करते हो, फिर एक तरफ आप मदरसों के ऊपर उंगली उठाते हो, तो किस तरह ले जाना चाह रहे हो? तो ये देश संविधान से चलेगा और इसीलिए संविधान बहुत अच्छा है जिसको सबने एक्सेप्ट करा। जन्माष्टमी कांग्रेस ही नहीं मनाएंगे, डिक्लेयर करें कि हम जन्माष्टमी नहीं मनाएंगे। जन्माष्टमी का पर्व हमारा सौभाग्य है और मैं तो मध्य प्रदेश की सरकार को, हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को हृदय से धन्यवाद करता हूं कि जन्माष्टमी के पर्व पर उन्होंने बड़े पैमाने पर आयोजन करने का जो तय किया है, ये मध्य प्रदेश की जनता इस बात के लिए आभारी है। क्या स्कूल कॉलेज में कृष्ण को पढ़ाना अपराध है या कृष्ण जन्मष्टमी मनाना अपराध है? ये अपराध है तो कांग्रेसी और जिन्नाओं की नजरों में है, भारत के नागरिकों की नजरों में नहीं है। भारत का नागरिक आज भी अपने बेटे को जब पैदा होता है, मां की गोद में होता है, तो कन्हैया कहकर पुकारता है। मां फक्र करती है, मां गर्व करती है कि मेरा बेटा है, लाल है, कन्हैया है। अरे दादा, कन्हैया मिल तो जाए। कन्हैया जब देश को सौभाग्य से मिलता है तभी कंसों का वध होता है। और इसलिए ध्यान रखो, कन्हैया से एलर्जी करने वाली कांग्रेस पहले राम से एलर्जी करती थी, अब भगवान कृष्ण से एलर्जी कर रही है। कांग्रेस के विचारों पर भाजपा को भले ही उसे घेरने का मौका मिल गया हो, लेकिन राज्य सरकार का मानना है कि जन्माष्टमी पर्व को दृष्टिगत रखते हुए शास्त्र सम्मत मंदिर निर्माण के स्थापत्य एवं उनकी विशेषताओं से अधिक लोगों को अवगत कराया जाए। इसके साथ ही हमारे गौरवशाली इतिहास के प्रसंग, कथानकों, आख्यानों से सभी वर्गों को अवगत कराया जाए। केवल आरिफ मसूद ही नहीं, हाल में कांग्रेस के कई अन्य विधायकों के बड़बोले बोल और विवादित बयानों ने कांग्रेस को ही मुश्किलों में डाल दिया है। बीजेपी को मौका मिल जाता है और कांग्रेस फिर जवाब नहीं दे पाती है। लेकिन सवाल यहां पर यह है, क्या त्योहारों पर इस तरीके की राजनीति होना चाहिए या नहीं, ये आप तय कीजिए। कैमरामैन चंद्रमोहन के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, भोपाल। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। दीजिए अनुमति, नमस्कार, शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखिए।